नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है संगीता टीचर। इसके पहले हमने देखा था हमारा 11वां पाठ था। एक एकांकी थी जिसका नाम था कि चावल की रोटियां, और इसके बारे में आपको मैंने होमवर्क भी दिया था और आपने अपना वर्कबुक कंप्लीट भी किया होगा। तो हमारा वैसे ही बच्चों 12वीं कविता है जिसका नाम है गुरु और चेला। जैसे गुरु और शिष्य होता है ना, वैसे ही इस कविता में गुरु और चेला का वर्णन किया गया है। तो पहले मैं इस कविता का पठन करूंगी। देखिए पन्ना नंबर 93, पेज नंबर 93 पर देखिए हमारी 12वीं कविता है जिसका नाम है गुरु और चेला। तो एक ना गुरु थे और एक उनका चेला था, ठीक है। और वो ना बिना पैसे के यहाँ वहाँ घूम रहे थे। उसके बाद आगे क्या होता है, वो किससे मिलते हैं, ये सारा वर्णन इस कविता में स्पष्ट किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही 4 पेज वाली देखिए कविता है, 3 पेज वाली कविता है। बहुत ही आपको बड़ी है, कठिन है ऐसा लगेगा, लेकिन ये अगर आप आसानी से इसे समझ लेंगे ना तो ये बहुत ही क्या है, आसान सी कविता है। तो पहले मैं इस कविता का क्या करूँगी, पठन करूंगी। आप भी अपने अपने टेक्स्ट बुक में ध्यान दीजिए, जो जो बोलती हूँ वहाँ पर क्या कीजिए, आप भी अपना ध्यान दीजिए बच्चों। तो हमारी 12वीं कविता है जिसका नाम है गुरु और चेला। नाम से ही पता चलता है कि इस कविता में कौन है, एक गुरु होगा और एक उसका चेला होगा, मतलब एक और उसका क्या होगा, तो शिष्य होगा। तो देखते हैं उनमें क्या क्या बातें होती हैं, वो किससे मिलते हैं, ठीक है। एक गुरु एक थे और एक था चेला, चले घूमने पास में था न थेला, चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचमती सड़कें चमाचमती डगरी, मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भरारी, बता कौन नगरी बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा, कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा, गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, न जाने अंधेर को हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में, गुरु ने कहा किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना, गुरु जी गए रह गया किंतु चेला, यही सोचता हूँगा मोटा अकेला, चला हाट को देखते आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला, टके सेर हल्दी टके सेर जीरा, टके सेर ककड़ी टके सेर खीरा, टके सेर मिलती रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई, सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबूझ राजा, बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, बरसात गहरी धमकती थी बिजली, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी, झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया, कहा संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा करतब, यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। तो देखिए एक एक पन्ना हम देखते जाएंगे। अगर ये कविता, ये बहुत कविता बड़ी है इसलिए पार्ट 2 भी इसका हो जाएगा। तो बच्चों ध्यान देकर सुनिए कि इसका मैं अभी अर्थ स्पष्ट करने वाली हूँ। मतलब क्या, तो एक गुरु था, 4-4 पंक्तियों का मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करती जाऊँगी अर्थ। गुरु एक था और एक उसका चेला था, ठीक है। चले घूमने पास में था न थैला, थैला मतलब तो पैसा नहीं था उनके पास कुछ भी पैसा नहीं था, और गुरु और चेला घूमने चले गए थे, उनके पास जेब में एक पैसा भी नहीं था। चले चलते चलते मिलो एक नगरी, तो उन्होंने क्या सोचा कि चलते चलते वो ना एक नगरी में पहुंच गए। जैसे हम भी चलते चलते एक आध गाँव में पहुंच जाते हैं, एक आध शहर में पहुंच जाते हैं, वैसे ही वो दोनों घूमने चले थे और चलते चलते एक नगरी में पहुंच गए।
चमाचमती सड़कें, चमाचमती डगरी। वहाँ पर क्या था? चमाचम था। मतलब क्या था? जो शहर था ना वो बहुत ही अच्छा था, चमाचम दिखाई दे रहा था उन्हें। मतलब वहाँ की सड़कें थी ना वो साफ सुथरी थी, नगर की सड़कें चमक रही थी। उन्हें ना एक ग्वालिन मिली एक ग्वालिन, धरे शीश गगरी। तो शीश मतलब क्या है? मस्तक, ठीक है। तो थोड़ा आगे चलने के बाद उन्हें एक ग्वालिन मिली। ग्वालिन मतलब जो दूध बेचते हैं ना वो ग्वाला होता है, और ग्वाला का स्त्रीलिंगी रूप क्या होता है? ग्वालिन होता है। जो मटके सिर पर लेती है और दूध बेचने के लिए नगर में फिर घूमती है, उसे क्या कहते हैं? ग्वालिन कहते हैं। तो उन्हें एक ग्वालिन मिली। गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भरारी। मतलब वहाँ पे क्या हुआ? उनमें बातचीत हुई होगी। उसके शीश पर मतलब उसके मस्तक पर क्या था? तो दूध का मटका था। तो उसके बाद गुरु ने उनसे क्या पूछा कि रोक कर उसे पोंछा। उसे हम भी क्या करते हैं, अगर जा रहे होते हैं हमें भी अगर ना रास्ता मालूम नहीं होता है, ये शहर कौन सा है ये मालूम नहीं होता है, तो हम पूछते हैं ना कि आप कहाँ पे आए हैं। तो उसी प्रकार उसने भी क्या किया कि सारे मतलब जो कुछ भी हमें अड़ोसी पड़ोसी मिलते हैं या कोई भी हमारे सामने होते तो उससे पूछते हैं ना, हम कौन से शहर में आए हैं, इस शहर का नाम क्या है, ये रास्ता कहाँ पर जाता है, वो रास्ता कहाँ पे जाता है। वैसे ही उन गुरु ने ग्वालिन को रोक कर पूछा कि यह कौन सी नगरी है। मतलब बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयश का यहाँ बजता बाजा। मतलब यहाँ किसकी प्रसिद्धि का डंका बजता जा रहा है। ये किसकी प्रसिद्धि का डंका? बाजा मतलब क्या? डंका बजता जा रहा है। ये ऐसी चमचमाती सड़कें हैं ना, ये कौन सी नगरी है, ये कौन सा शहर है? ऐसा गुरु ने एक ग्वालिन से पूछा। तो देखिए ग्वालिन क्या कहती है। कहा बढ़ के ग्वालिन ने महाराज से क्या कहा देखते हैं। गुरु ने जब ग्वालिन से यह पूछा कि ये कौन सी नगरी है, तो उन्होंने क्या कहा? यहाँ का राजा कौन है, ऐसा पूछा। तो ग्वालिन ने बढ़कर कहा, महाराज पंडित, भले ही आप यहाँ आए हैं, लेकिन यह कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी है। आप कौन से नगरी में आए हैं? आप महाराज हैं, आप पंडित मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप हैं, लेकिन ये कौन सी नगरी है? अंधेर नगरी है। और इस अंधेर नगरी का राजा कैसा है? यह अंधेर नगरी है, अनबुझ राजा, मतलब मूर्ख राजा है। आप अंधेरी नगरी में आए हैं और यहाँ का राजा है ना, ये बहुत ही मूर्ख है, आप पंडित मुझे दिखाई दे रहे हैं, ऐसा वो उनसे कहती है। लेकिन यह अंधेर नगरी है और इसका राजा है वो नीरा और मूर्ख है। यहाँ सब कुछ टके सेर में मिलता है, चाहे वह भाजी हो सब्जी हो। यह सुनकर गुरु का तो माथा ठनका। ऐसे क्यों बोल रही है कि ये मूर्ख राजा की नगरी है, यहाँ अंधेर नगरी में आप आए हैं और यहाँ सब टके सेर में बेचता है। कोई भी चावल मतलब कोई भी सब्जी हो तो क्या होती है? सेर में दी जाती है। जैसे नाप तोल का होता है ना, वैसे टके सेर में सब नापा जाता है कि ले लो बाबा, ये टके सेर में ऐसे बिका जाता है, ऐसा वो कहती है। तो ये सुनकर तो उनका माथा ठनका। तो उन्हें भी समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों कह रही है। गुरु ने कहा, जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे बाबा ये इतना बता रही है ना, तो मुसीबत में मुझे नहीं चलना चाहिए। उन्होंने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, क्योंकि किसी भी पल में अंधेर अर्थात कुछ भी अनर्थ हो सकता है। इसलिए उन्होंने सोचा अब मुझे तो यहाँ पे नहीं रुकना है बाबा। अतः उन्हें ऐसी मुसीबत में पड़कर जान भी नहीं देनी है। यह ऐसा उन्होंने बताया और यहाँ से फौरन चल देना चाहिए, ऐसा उन्होंने चेले से कहा। चलो बाबा, ये ऐसा बोल रही है ना, अंधेर नगरी है और कहा यहाँ पे मूर्ख है राजा, तो मुझे तो यहाँ पे नहीं रुकना है, हमें तो चल देना चाहिए, मुझे कोई मुसीबत मोलनी नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, किसी क्षण में भी कोई भी मुसीबत आ सकती है और मुझे मुसीबत का सामना नहीं करना है, इसलिए हमें फ़ौरन यहाँ से चल देना चाहिए, ऐसा वो कहता है। तो गुरु ने कहा, किंतु चेला न माना, गुरु को विवश हो पड़ा लौट जाना। मतलब गुरु तो चला गया, लेकिन ये जो चेला है ना वो नहीं माना, उसे वहीं पर ही रुकना था। तो आगे क्या होते देखते।
तो ग्वालिन के यह जानने पर गुरु तो वहाँ से चले गए और गुरु ने तुरंत उस जगह को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने चेले से चलने को कहा परंतु वह माना नहीं। गुरुजी तो बेचारे चले गए। एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने के लिए गया। वो तो अकेला ही रह गया। देखिए चला हाट को देखते आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेल थी। मतलब वो एक दिन उसने क्या सोचा, चलो हम जाकर आज का इसका बाजार देखते हैं। किसने सोचा? चेले ने सोचा। और गुरु कहाँ चला गया? भागते हुए चला गया। मैं तो किसी मुसीबत का सामना नहीं करने वाला, वो तो फौरन वहाँ से चला गया। ऐसा हो गया। तो एक दिन वह उस नगरी का बाजार देखने के लिए निकला। वह हैरान रह गया यह जानकर कि वहाँ सब कुछ टके सेर बिक रहा था। चाहे वह खीरा हो या ककड़ी हो, हल्दी हो या जीरा हो, कौन सी भी महंगी चीज़ हो, सब टके सेर में। हम जैसे 100 ग्राम 200 ग्राम किलो हमारा नाप होता है ना, वैसे उनका सेर का माप था। सब टके सेर में, मतलब कम कीमत में सब बेच रहा था कि ये लो टके सेर में जीरा हो, खीरा हो, खाने की चीज़ों हो, ककड़ियाँ हो, सारा का सारा जो सामान होता है वो टके सेर में बेच रहा था। हमारा 100 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम ऐसे ग्राम में होता है, किलो में होता है, डजन या दर्जन में होता है। तो उनका सब टके सेर में बिक रहा था। तो वो हैरान रह गया, ऐसा कैसा बाजार है ये, सारा का सारा जितना खाना है उतना खा लो, ऐसा सोच के। टके सेर मिलती है रबड़ी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। तो उसने बहुत सारी रबड़ी खा ली। सुनो, और उस नगरी में सब कुछ टके सेर बिकता है, तो इसलिए उसने क्या किया है, टके सेर रबड़ी खा ली। और सुनो, और आगे का फिर हाल ताजा थी अंधेर नगरी था अनबुझ राजा। ये अंधेर नगरी थी और यहाँ का राजा कैसा था, मूर्ख था। आगे का ताजा हाल सुनाए। आगे का क्या हाल है ना, ये कविता में हम सुनाते हैं, ऐसा बोल रहे। उस साल वहाँ खूब बरसात हुई, मतलब बरसाता था पानी, चमकती थी बिजली थी। बरसात आई, दमकती थी बिजली, गरजते थे बादल, दबकती थी बिजली, गरजते थे बादल, झमकती थी बिजली थी। बरसात गहरी धमकती थी। मतलब इन्होंने यहाँ पे बादल और बिजली का वर्णन किया। उन्हें ये स्पष्ट करना है कि उस साल बहुत बारिश हुई थी। तो जब चेला वहाँ पे रुका, वो बाजार देखने के लिए गया। बाजार देखने के बाद क्या हो गया, तो वह घूमने लगा। बहुत अच्छी तरह से उसने रबड़ी खाई, जो चीज़ थी मलाई खाई, रबड़ी खाई। और उस मतलब वहाँ पर अंधेर नगरी में वहाँ पर बारिश बहुत हो रही थी, बिजली चमक रही थी, आवाज़ें आ रही थी और धमक रही थी बिजलियाँ यहाँ वहाँ जाकर, और दो जोर से वहाँ पे बारिश हो रही थी। गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले समारी। झपट संतरी को डपट कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। कहाँ संतरी ने महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा करतब। यह दीवार कमज़ोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोटी घनी थी। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि बहुत बारिश होने के बाद क्या होता है, उस अंधेर नगरी में राज्य की एक दीवार गिर जाती है। अब बारिश के कारण दीवार क्या होती है, गिर जाती है। हाँ, वो दीवार गिर जाती है, ढेर सारी बारिश होती है, इसलिए उस राज्य की एक दीवार गिर जाती है। तो राजा तुरंत वहाँ पर आता है और राजा क्या करता है, संतरी को बुलाता है। जो मंत्री होते हैं ना, उन्हें यहाँ पे संतरी कहा गया है। तो उसे बुलाता है और कहता है कि ये दीवार गिरने का कारण क्या है, क्यों गिरी ये दीवार, कैसे गिरी, ये क्यों गिरनी नहीं चाहिए थी ना। तो संतरी ने झट से जवाब दिया। वो तो बेचारा हड़बड़ाया और उसने क्या जवाब दिया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, उसकी गलती नहीं है। दरअसल दीवार कमज़ोर बनी थी और मोटी और घनी थी। दीवार कमज़ोर बनी थी और वो क्या थी, घनी थी। मतलब बारिश ज़्यादा होने के कारण, पानी पिघलने के कारण वो क्या हो गई होगी, गिर गई होगी। इसमें न मेरी खता कोई न मेरी गलती कोई, ऐसा वो उसे बताता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है या इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मेरी गलती इसमें बिल्कुल नहीं है, ऐसा वो उसे स्पष्ट करता है।
तो आगे क्या होता है देखते। तो महाराज तो पहले ही मूर्ख था, उसे दीवार क्यों गिरी, इसके लिए उसने संतरी को बुलाया, और आगे क्या होता है देखते। ऐसा करने के बाद जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछता है, वो ऐसा क्यों हो गया, तो फिर ये दीवार गिरनी नहीं चाहिए थी ना। तो खता कारीगर की महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, बुलाया गया कारीगर वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर झट वहाँ पर। तो उसने कहा राजा इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं ना, पहले किसको बुलाया, संतरी को बुलाया राजा ने। इसके बाद कारागिर या कारगिर, हाँ, इसे बुलाया गया कि ये दीवार क्यों गिरी, एक दीवार गिरनी नहीं चाहिए थी, इसलिए कारीगर को बुलाया गया, जो दीवारें बांधता है उन्हें बुलाया गया होगा। ठीक है, कारीगर को बुलाया गया राजा ने। तो देखते आगे क्या हुआ। तो जब राजा ने संतरी से दीवार गिरने का कारण पूछा, तो उसने कहा कि इसमें दीवार कमज़ोर थी ना, इसलिए टूट गई। तो दीवार तो कारीगर बनाता है, इसमें गलती मेरी नहीं है, तो कारीगर की है, ऐसा उसने कहा। तो कारीगर को फौरन बुलाया जाए, ऐसा आदेश दिया गया। तो राजा ने आदेश दिया है कि कारीगर को सजा देनी है, इसकी गलती से दीवार गिरी है, अतः इसे मौत दो। कारीगर बिना एक क्षण विलंब किए बोल पड़ा, महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो ये देखिए, जब संतरी ने कारीगर पर सौंप दिया कि कारीगर का काम था, तो कारीगर को बुलाया गया और कारीगर को क्या कहा गया कि इसमें तुम्हारी गलती है ना, तुम्ही ने क्या किया है, दीवार कमज़ोर बनाई, इसलिए वो गिर गई। तो कारीगर ने कहा इसमें मेरी बाबा कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया है। तो उसने किसकी गलती बानी बताते हैं, हाँ, यह भिश्ती की गलती, यह उसकी शरारत, किया गारा गिला उसी की ये गलत। कहा राजा ने जल्द भिश्ती बुलाओ, पकड़कर उसे जल्द फांसी चढ़ाओ। भिश्ती मतलब पानी भरने वाला, भिश्ती का अर्थ क्या है, पानी भरने वाला। तो उसे बुलाया गया। गफलत मतलब भूल करना, गफलत, गफलत मतलब ये मेरी गलती नहीं है या मेरी कोई भूल नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया कि ये मेरी गफलत नहीं है, ये मशक वाले की या भिश्ती की गलती है। तो भिश्ती ने क्या किया है, जो पानी मारता है ना, उसकी गलती है ये इसमें तो मेरी कोई गलती नहीं है बाबा, मैंने तो कुछ नहीं किया है, ऐसा उन्हें बताता है। तो वो बताता है कि इसमें मेरी गलती नहीं है, इसमें भिश्ती की गलती है। जब राजा ने संतरी के माध्यम से कारीगर को बुलाया, तो कारीगर ने कहा ये भिश्ती की गलती है, उसने भिश्ती को दोषी का करार दिया। तो उसने राजा से कहा उसकी गलती से दीवार गिरी है, क्योंकि उसी ने गारा गिला कर दिया। राजा के आदेश पर भिश्ती को बुलाया गया। तो भिश्ती पानी मारता है ना, जब कोई भी दीवार बनती है गौंडी, तो क्या करते हैं, वो दीवार पर पानी मारने का काम जो होता है ना, वो भिश्ती करता है। तो राज्य की दीवार पर जिसने पानी मारा है ना, उस भिश्ती को बुलाया गया, उसे बुलाया गया और उसे फांसी देने का क्या हुआ, ऐलान किया गया। तो बेचारा वो भिश्ती क्या हो गया, बेचारा आ गया, रो रो कर बुरा हाल हुआ उसका भी। राजा के आदेश पर भिश्ती को बुलाया गया। भिश्ती को देखते ही राजा ने उसे फांसी पर चढ़ाने का हुक्म दिया, चलो अब इसे फांसी पर चढ़ाओ, क्योंकि इसने ही अच्छी तरह से पानी नहीं मारा, इसलिए क्या हो गया, दीवार गिर गई। तो फांसी चढ़ने का हुक्म दी गया। भिश्ती ने कहा इसमें मेरी गलती नहीं है, बल्कि मशक वाले की गलती है ना, उसी ने इतनी बड़ी मशक बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा समा गया, जिसके कारण दीवार कमज़ोर हो गई और गिर पड़ी। तो वो क्या कहता है, मशक वाले को बुलाओ। उन्होंने मशक वाले का नाम दिया। मशक वाला मतलब जो थैला होता है, ये देखिए इसे मशक कहा जाता है, जिसमें पानी होता है ना, उसे मशक कहा जाता है। तो उसे कहा बुलाया जाओ कि उसे बुलाओ, क्योंकि उसने ही अच्छी थैली नहीं बनाई ना, इसमें पानी कम गिर गया, इसलिए यही हो गया, ऐसा उन्होंने बताया है कि इसमें उसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसा बताया गया है। मशक मतलब एक थैली होती है जिसमें पानी सींचा जाता है, तो मशक वाले को आगे बुलाया जाता है कि मशक वाला, इसमें तो मशक वाले की ही गलती है, मेरी तो बाबा कोई गलती नहीं है।
तो भिष्टी ने कहा अब मशक वाले को बुलाओ, क्योंकि इसमें गलती किसकी है, उसने थैला बनाते समय अच्छा नहीं बनाया ना, इसी से पानी कम पड़ गया होगा और इसी से क्या हो गया होगा, जो दीवार है ना वो गारत नहीं हुई है, जो ठंडावा उसमें होना चाहिए था उसमें गारत नहीं हुई, उसमें कमजोरी आ गई। अगर वो अच्छी बनाता तो अच्छी बनती ना, ऐसा हो गया। तो आगे देखिए, मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने इसमें खता कुछ न मेरी, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है खिदमत, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी ही मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी ये गलती बिरानी। तो इसमें अब किसे बताया गया कि मशक वाले ने बताया इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये गलती किसकी है, तो इसमें गलती ना मंत्री की है। जो मशक बनाने के लिए चमड़ा जानवर का इस्तेमाल करते हैं ना, जानवर का चमड़ा इस्तेमाल करके मशक बनाई जाती है, जो थैली है वो बनाई जाती है। इसमें गलती किसकी है, मंत्री की है, क्योंकि इसने मुझे बड़े जानवर का अच्छा चमड़ा नहीं दिया। इसने देते समय अगर इसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया होता ना तो अच्छी मशक बनती ना। भिष्टी आ गया वहाँ पे, देखिए भिष्टी आ गया और उसने कहा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसने चतुराई के साथ कहा कि इसमें मंत्री की गलती है, क्योंकि इसने मुझे बड़े जानवर का चमड़ा, उन्होंने ही मुझे बड़े जानवर का चमड़ा दिलवा दिया, मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी मशक बना दिया, इस मशक में पानी ज़्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं है किंतु बल्कि किसी और की है। मतलब उसने कहा कि ये जो मशक वाले ने मुझे मतलब ये जो जानवर का मुझे चमड़ा दिया है ना वो बड़े जानवर का दिया है, तो चमड़ा बड़े जानवर का होने के कारण ये जो मशक है ना वो बड़ी वाली बन गई, मैंने कोई इसमें से मैंने चमड़ा चुराया नहीं और एक बड़ी बशक बना, मतलब मैंने वो चमड़ा उसमें से काट कर छोटी वाली नहीं बनाई होगी, इसलिए क्या हो गया, मशक जो है वो बड़ी बन गई, इसलिए इसमें पानी क्या हो गया होगा, थोड़ा ज़्यादा बन गया होगा, या जिन्हें जो उन्हें जिस तरह चाहिए होता है वैसे नहीं बना होगा। तो ये मशक के कारण मंत्री ने चमड़ा नहीं दिया, इसके कारण या मंत्री ने बड़ा चमड़ा दिया, बड़े जानवर का चमड़ा दिया, इसलिए मशक अच्छी नहीं बनी। तो ये कारण मंत्री का उन्होंने बताया कि इस मशक में पानी ज़्यादा भरता है, इस प्रकार यह गलती मेरी नहीं है बल्कि किसी और की है। तो है मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, आगे बोला गया मंत्री को लाओ अभी, चलो ऐसे कहा गया। तो बच्चों और भी आगे है, आगे क्या होता है ये हम दूसरे भाग में देखेंगे। धन्यवाद बच्चों।